प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 विषय अर्थशास्त्र 256 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट जल्दी से देख लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पर विकासशील है, अल्पविकसित है, मिश्रित है, तो सभी हो जाएगा। निम्न में कौन धन की विशेषता है? तो इनमें से सभी धन की विशेषता है। एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है तो सभी पे। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। वेस्टी शब्द प्रथमतः किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? रैगनर। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है? तो मांग का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत। तो यहाँ पर मांग का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत हो जाएगा, जबकि रोजगार का जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ फर्म का संतुलन किया जाता है, अर्थव्यवस्था संतुलन ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं शामिल किया जाता है, और सीमांत आगम ये शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का संतुलन शामिल नहीं किया जाता है, तो बी करेक्ट है। जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है? तो सभी हो जाएगा। आर्थिक समस्या निम्न में से किस कारण से पैदा होती है? तो साधनों की सीमितता के कारण। समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती है? तो सभी होती है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया? तो यहाँ हो जाएगा रैगनर फ्रीज। सी आंसर आपका करेक्ट है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा था? तो ये कहा था रॉबिन्स ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं उपयुक्त सभी है। अर्थशास्त्र विज्ञान की आविष्कारक कौन है? तो कौटिल्य। अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक कौन है? कौटिल्य नहीं। यहाँ क्वेश्चन आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ तब हो जाएगा कौटिल्य। किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? रॉबिन्स ने। किसने कहा कि अर्थशास्त्र सामग्री कल्याण का शास्त्र है? तो जहाँ कल्याण आ गया मतलब मार्शल। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपयुक्त सभी। कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से सन में प्रकाशित किया था? तो सन 1776 में। व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है फर्म का उत्पादन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? भविष्यवाणी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब किसने लिखी थी? तो मार्शल ने। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? यहाँ हो जाएगा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रॉबिन्स ने लिखा था 1936 में ये किताब। आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है तो चुनाव की। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है तो उपयुक्त सभी। निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो असीमित आवश्यकता और सीमित साधन। ए और बी दोनों हो जाएगा। उत्पादन के साधन हैं तो 5। उत्पादन के 5 साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है तो मूल बिंदु मतलब ओरिजिन के ओर नतोदर होता है। अवसर लागत का अर्थ होता है तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत। क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है? तो कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना है इससे। उत्पादन साधनों के उत्तम प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो साधनों की अमितविकता। उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है? आर्थिक समस्या। असीमित उद्देश्य, सीमित साधन तथा वैकल्पिक प्रयोग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों का वितरण क्या कहलाता है? तो साधनों का आवंटन। किसके लिए उत्पादन की समस्या संबंध किससे संबंधित है? तो उत्पादन के वितरण से। निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्या ढांचा खड़ा है? तो ए और बी दोनों। किसी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तो पूंजीवादी। अब है आपका
सेकेंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से। पहला क्वेश्चन है उपयोगिता की माप की जाती है तो मुद्रा में। निम्न में कौन सत्य है, तो ये टीयू जब उच्चतम होता है तब एमयू धनात्मक है, ठीक है। एमयू ऋणात्मक होता है तब टीयू गिरने लगता है, ठीक। टीयू जब उच्चतम होता है तो एमयू शून्य, तो ये सभी सही है। एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या समझते हैं, तो उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, तो उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि है, ठीक है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता जन्म देती है, ये सी नहीं होगा, बाकी ए और बी दोनों हो जाएगा। उपभोक्ता संतुलन की कौन सी दशा उचित है, तो अधिकतम संतुष्टि MUX बराबर PX, ये सही है, ए और बी दोनों सही है। निम्न में उदासीन वक्र की कौन सी विशेषता उचित है, तो मूल बिंदु की उन्नतोदर और ऊंचा उदासीन अधिक संतुष्टि करता है, और यहाँ सभी, तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। घटते सीमांत उपयोगिता सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था, तो घटता सीमांत उपयोगिता सिद्धांत आपका मार्शल ने दिया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऐसे तो मार्शल और गोसेन दोनों ने मिल के ही दिया था, दोनों ने दिया था, तो हम लोग इसको ए और सी दोनों कह सकते हैं। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा TU बटा डेल्टा Q करके। जो वक्र पहले बढ़ती है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देती है वह कौन सा वक्र कहलाता है, तो उसको हम लोग TU कहते हैं, मतलब कुल उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती तब कुल उपयोगिता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। जब कुल उपयोगिता वक्र गिरने लगती है तब सीमांत उपयोगिता होती है ऋणात्मक। जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी, तो बढ़ती हुई होती है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है, तो गोसेन। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीन वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। प्रतियोगी बाजार में मांग की कमी के परिणाम स्वरूप रोजगार में गिरावट होगी, यहाँ तो रोजगार हो जाएगा। यदि श्रम संघ मजबूत है तो मजदूरी पर नहीं गिरेगी, मजदूरी यहाँ पर नहीं हो जाएगा, मजदूरी दर नहीं गिरेगी। एकाधिकारी प्रतियोगिता के निम्न में कौन सी शर्त है, तो समान कीमत। बाजार अर्थव्यवस्था निम्न में से किस प्रकार संगठित होती है, तो स्वतंत्र रूप से। बाजार में मुख्य पक्ष कौन सा आवश्यक है, तो क्रेता और विक्रेता। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है इसे कहते हैं एकाधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजी बाजार में कारोबार होता है तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन कोषों का। वित्तीय बाजार व्यवस्था है दीर्घकालीन ऋण का। बाजार मूल्य पाया जाता है तो दीर्घकालीन बाजार में नहीं, बाजार मूल्य पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा अल्पकालीन बाजार में, अल्पकालीन हो जाएगा इसका सही। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है, तो उसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में। बाजार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, तो उपयुक्त सभी कथन उपयुक्त है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वर्ग का रूप क्या होता है, तो कम लोचदार होता है। एक ही वस्तु व सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूलने की क्रिया है तो कीमत विभेद कहते हैं उसको हम लोग। किस बाजार में दूसरे बाजारों की अपेक्षा कम कीमत और अधिक उत्पादन होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता है। किस बाजार में दूसरे बाजारों की अपेक्षा कम कीमत और अधिक उत्पादन होता है, तो कम कीमत और अधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार वर्गीकरण का निम्न में कौन सा आधार है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार के निम्न में कौन सी विशेषता है, तो उपयुक्त सभी। विशुद्ध प्रतियोगिता के निम्न में कौन से लक्षण है, तो उपयुक्त सभी। एकाधिकार में पाया जाता है तो उपयुक्त सभी। एकाधिकारी प्रतियोगिता निम्न में कौन सी विशेषता है, तो विभेदक उत्पादन, विक्रय लागत, बाजार का पूर्ण ज्ञान।
उपयुक्त सभी। वह कीमत जहां बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है उसे हम कह सकते हैं अतिरेक पूर्ति। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहां क्रेता विक्रेता उपलब्ध हो। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में संतुलन कहाँ होता है, तो जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो। वित्तीय बाजार उपलब्ध कराता है तो अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। वित्तीय संस्थाओं का स्थान है तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत, पूंजी बाजार के अंतर्गत सी हो जाएगा। मुद्रा बाजार का उदाहरण है तो आपका व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक दोनों। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण होता है तो मांग एवं पूर्ति के आधार पर। पूर्ति मांग की लोच निर्भर करती है समयावधि पर। वस्तु की औसत इकाई कीमत क्या कहलाती है, तो औसत आगम। वस्तु की औसत इकाई, यहाँ औसत की जगह हो जाएगा प्रति। वस्तु की प्रति इकाई कीमत क्या कहलाती है, तो यहाँ प्रति हो जाएगा तो अब हो जाएगा औसत आगम। फर्म द्वारा वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय क्या कहलाती है, तो आय या आगम दोनों, आगम बोलिए चाहे आय बोलिए तो ए और बी दोनों हो जाएगा। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, तो सीमांत आगम। आय की कौन सी धारणा को कीमत कहते हैं, तो औसत आगम को। फर्म द्वारा कुल, यहाँ कुल हो जाएगा, कुल वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, तो कुल आगम। कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है तो -px/py, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो मार्शल ने किया था गणनावाचक। और क्रमवाचक अगर रहता तो हिक्स हो जाता, तो यहाँ गणनावाचक है तो मार्शल हो जाएगा। उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है, तो उपयुक्त सभी। उपयोगिता का संबंध किससे होता है, तो दोनों से, मतलब प्रयोग मूल्य से और विनिमय मूल्य से। सीमांत वित्ता ह्रास नियम को दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम। उदासीन वक्र विश्लेषण के प्रतिपादक है हिक्स और एलेन। उदासीन वक्र किसी अक्ष को स्पर्श करती है तो नहीं। उदासीन वक्र गिरता है तो बाएं से दाएं गिरता हुआ। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में उदासीन वक्र होता है समांतर रेखा। उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य है अधिकतम संतुष्टि से। सीमांत उपयोगिता की धारणा के प्रतिपादक है जेवेंस। सीमांत उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वीजर ने। सीमांत उपयोगिता होती है तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी होती है। उपयोगिता की धारणाएं हैं तो दो। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है, तो निकृष्ट, या इसको हम लोग घटिया भी बोल सकते हैं। मांग और मूल्य में संबंध होता है तो विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम व्यक्त करता है तो वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। मांग का नियम लागू नहीं होता है तो निम्न कोटि की वस्तुओं पर। समानता एक वस्तु का मांग वक्र होता है बाएं से दाएं गिरता हुआ। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो उपयोगिता से। मांग का नियम लागू नहीं होता है जब उपयुक्त सभी कंडीशन हो, मतलब अन्य वस्तु की कीमत बदल जाती है, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो जाता है, वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है, सभी हो जाएगा। मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन मांग लोच इकाई से कम को बताती है, तो आवश्यक वस्तुएं। मांग की लोच कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा तत्व मांग को प्रभावित करता है, तो उपयुक्त सभी। इनमें से कौन मांग कारक है, तो dx बराबर फंक्शन ऑफ px हो जाएगा। निम्न में किन वस्तुओं की मूल्य लोच बेलोच होती है, तो समाचार पत्र, लोचदार और बेलोचदार। तो बेलोचदार यहाँ आपका हो जाएगा नमक, फल तथा दूध। समाचार पत्र यहाँ आपका नमक हो जाएगा, 81 का बी हो जाएगा। मांग की लोच है तो मात्रात्मक कथन। मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर जाता है तो बाएं से दाएं नीचे की ओर। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक। आवश्यक वस्तुओं की मांग की मूल्य लोचता होती है शून्य। मांग के नियम का आधार है तो उपयोगिता ह्रास नियम। किसने कहा है मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, तो जेवेंस ने। मांग वक्र का ढलान होता है ऋणात्मक। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो गिफिन वस्तुओं पर, यहाँ गिफिन हो जाएगा। मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन।
मांग में कमी का कारण होता है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि। मांग में वृद्धि का कारण होता है तो पूरक वस्तु कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापक वस्तु कीमत में वृद्धि। तीनों कारण से उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण है तो लिम्का और पेप्सी कोला। मांग की लोच का माप निम्न में से किस विधि से किया जाता है तो कुल व्यय विधि। मार्शल दिया था, प्रतिशत फ्लक्स दिया था, बिंदु प्रणाली के ई बोल्डिंग ने दिया था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था तो अभी जस्ट बताएं, फ्लक्स। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं तो कीमत स्तर। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग, तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगी तो बढ़ती है। यहाँ बी हो जाएगा बढ़ती है, कहेगी कॉफ़ी और चाय क्या है प्रतिस्थापक वस्तु है, तो अगर कॉफ़ी का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो चाय का मांग क्या होगा बढ़ेगी। मांग की कीमत लोच का माप है तो सभी। मांग फलन को निम्न में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है तो डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स। मांग में वृद्धि के नियम में कौन सा कारण है तो क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है तो अनिवार्य वस्तु। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। मांग का नियम मांग तथा कीमत के बीच बतलाता है विपरीत संबंध को। निश्चित समय की इकाई तथा विशेष कीमत पर मांगी जाने वाले वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं मांग। जो वस्तुएं संयुक्त रूप से किसी आवश्यकता को पूरा करती उन वस्तुओं को क्या कहते हैं तो पूरक वस्तु। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है कौन सी वस्तुएं कहलाती है तो स्थानापन्न वस्तु। गिफिन पदार्थों की मांग वक्र का ढाल कैसा होता है तो ऊपर की ओर उठता हुआ, मतलब इस तरह। अन्य बातें समान रहने पर कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध को क्या कहते हैं तो मांग का नियम। अब है उत्पादन और लागत से। अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र ने परिवर्तनशील अनुपात नियम का प्रतिपादन किया। यहाँ हो जाएगा कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन की इकाई निम्न सत्र को हल करने में उपयोगी होती है तो औसत उत्पाद को। उत्पादकता संतुलन की निम्न में कौन सी शर्त है तो यहाँ एम आर बराबर एम सी और एम सी एम आर को नीचे से काटे। कुल आगम निम्न में कैसे प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ जगह कीमत x बिक्री, मतलब कीमत और मात्रा को हम लोग गुना कर देंगे, मैंने मूल्य और मात्रा को गुना कर देंगे तो हमको कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। उत्पादन फलन को, मतलब देखिए इसको मूल्य हो गया और ये हो गया मात्रा, गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कुल आगम टी आर मिल जाएगा। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो ये क्यू एस बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। परवर्ती अनुपात प्रकार उत्पादन फलन है तो ये है आपका ए और बी दोनों। कौन सा परवर्ती अनुपात के नियम को लागू होने का कारण है तो कारकों का अपूर्ण स्थापन होना। ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है तो कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है। पैमाने की किफ़ायतें का अर्थ है तो उत्पादन की इकाई लागत में कमी। निम्नलिखित में कौन सी वांछित किफ़ायतें हैं तो इनमें से कोई नहीं। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो द्वितीय अवस्था। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल लागू होने के प्रमुख कारण कौन से हैं तो उपयुक्त सभी। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है तो उत्पत्ति वृद्धि नियम से। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है तो पैमाने के प्रतिफल नियम से। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम के द्वारा की जाती है तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन से हैं तो साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना दोनों है तो इसलिए सी हो जाएगा। उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने पर परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लगता है। उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। उत्पत्ति ह्रास नियम है तो उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुछ लागत व कुछ परिवर्तनशील लागत में अंतर स्थिर रहता है। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल लागू होने का कारण है तो ए और सी, मतलब आंतरिक वस्तुओं का प्राप्त होना और बाहरी वस्तुओं का प्राप्त होना। उत्पादन फलन का भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पाद के बीच संबंध होता है तो फलनात्मक।
निश्चित समय में पैदा होने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा कौन सा उत्पाद है? तो कुल उत्पादन। एक अर्थव्यवस्था में वस्तु पैदा करने वाली आधारभूत इकाई को क्या कहेंगे? तो उत्पादक। कुल उत्पाद टीपी कैसे निकाला जाता है? तो सिग्मा एमपी फॉर्मूला है उसका। सीमांत उत्पाद एमपी निकालने की सूत्र लिखे तो TPN-1 हो जाएगा। औसत क्या है? तो TR/Q हो जाएगा। सीमांत आय क्या है? तो डेल्टा TR/डेल्टा Q हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में कौन स्थिर रहता है? तो AR तथा MR। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत बराबर AR बराबर MR होता है। निम्न में से किस स्थितियों में MR ऋणात्मक हो सकता है? तो जब AR घट रहा हो। जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम अधिकतम होती है। जब कुल आगम समान दर पर बढ़ती है तब सीमांत आगम होना चाहिए। तो स्थिर एकाधिकार वाले बाजार के अंतर्गत क्या होता है? तो AR तथा MR दोनों वक्रों का ढाल नीचे की ओर होता है तथा AR वक्र से ऊपर होती है। औसत आगम क्या है? तो औसत आगम में होगा कि ऋणात्मक नहीं हो सकती है और जब शून्य के बराबर तब आगम शून्य के बराबर हो जाती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में किस नियम के द्वारा की जाती है? तो प्रदर्शन अनुपात के नियम के द्वारा। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सामान्य लाभ को। निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में कौन से साधन होते हैं? तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। वास्तविक लागत से क्या अभिप्राय है? तो उत्पादन के लिए किया गया प्रयत्न तथा त्याग। उत्पादन के शून्य होने पर कुछ परिवर्ती लागत होगी शून्य। MC वक्र AC वक्र को इस स्थिति में काटता है जब AC न्यूनतम है। परिवर्ती लागत का अन्य नाम है तो प्रमुख लागतें, प्रत्यक्ष लागतें। उत्पादन लागत कहलाती है दोनों, मतलब साधन और गैर साधन। कुल लागत कहलाती है तो परिवर्ती लागत प्लस कुल बंधी मतलब यहाँ स्थिर हो जाएगा। अब है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा से। पूर्ति का अर्थ है तो वस्तुओं का भंडार। पूर्ति वक्र बताता है मूल्य एवं वस्तु की पूर्ति। विक्रेता वस्तुओं को आरक्षित मूल्य से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता है। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तो पूर्णतः बेरोजगार। इनमें से कौन पूर्ति नियम को बता? तो S बराबर फंक्शन ऑफ P। सिग्मा S बताता है कि पूर्ति की लोच पूर्णतया बेरोजगार है। पूर्ति को निर्धारित करने वाले निम्न में कौन से तत्व है? तो उपयुक्त सभी। पूर्ति के नियम पर लागू होने का निम्न में से क्या कारण है? तो उपयुक्त सभी। पूर्ति वक्र पर संचलन होता है तो मूल्य के कारण। यदि किसी वस्तु की कीमत 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी तो बेरोजगार हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 55% की वृद्धि तो ऐसी स्थिति में वस्तु की पूर्ति होगी अत्यधिक लोचदार। जब कीमत में थोड़ी वृद्धि होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्न में कौन सा होगा? तो लोचदार। यदि 18% कीमत बढ़ने से पूर्ति 27% बढ़ जाती तो पूर्ति की लोच होगी 1.5। यदि आपूर्ति की लोच इकाई है वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि उसकी आपूर्ति में कितने प्रतिशत वृद्धि लाएगी? 15%। पूर्ति वक्र पर खड़ी सरल रेखा कहलाती है तब यह बतलाती है पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति। पूर्ति निम्न में किससे जुड़ी होती है? तो समय की अवधि पर, कीमत पर, दोनों पर। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी। पूर्ति के नियम को निम्न में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो S बराबर फंक्शन ऑफ P। पूर्ति में कमी के निम्न में कौन से कारण है? तो उपयुक्त सभी। वस्तु की पूर्ति मुख्यतः किस पर निर्भर करती? तो उत्पादन लागत पर। इनमें से कौन पूर्ति को प्रभावित नहीं करती है? तो ग्राहकों की संतुष्टि। पूर्ति वक्र का ढलान समानता होता है धनात्मक। कृषि वस्तुओं की पूर्ति की लोचशीलता बताएं तो बेरोजगार। पूर्ति का नियम पूर्ति के कीमत के बीच बताता है तो धनात्मक संबंध को। अब है बाजार संतुलन। तो उत्पादक संतुलन की वह स्थिति जिसमें पाई अधिकतम, पाई मतलब लाभ अधिकतम हो। TR-TC दृष्टिकोण में उत्पादक संतुलन तब प्राप्त करता है जब TR और TC का अंतर अधिकतम हो। ये मार्शल के अनुसार है।
एमआर और एमसी दृष्टिकोण में उत्पादक संतुलन तब प्राप्त करता है जब एमआर बराबर एमसी और एमसी वक्र एमआर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए, तो सी ऑप्शन हो गया। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में एक दी गई कीमत पर फर्म अपना संतुलन वहां प्राप्त करता है जहां, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है, तो एमआर बराबर एमसी। उत्पादन बंद करने वाला बिंदु तब आता है जब, तो जब फर्म केवल बंधी लागत की हानि उठाता हो। लाभ अलाभ बिंदु तब आता है जब, तो टी आर बराबर टी सी और ए आर बराबर ए सी हो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन संतुलन की निम्न में कौन सी रीतियाँ हैं, तो ए और बी दोनों हैं। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, तो एम आर बराबर एम सी और एम सी की वक्र एम आर वक्र को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, तो बी और सी दोनों। कुल आगम टी आर और कुल लागत टी सी के बीच अंतर तब होता है जब एम आर बराबर एम सी हो। फर्म संतुलन की स्थिति तब होती है जब सीमांत लागत बढ़ रहा हो। उत्पादन संतुलन से अभिप्राय है अधिकतम लाभ न्यूनतम हानि। उत्पादक संतुलन में लाभ कहा जाता है तो कुल लागत एवं कुल आगम के अंतर को। उत्पादक संतुलन में लाभ अधिकतम होता है जब कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है।